एथिका एजुटेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि एथिका एजुटेक आपको आरएस मेंस के लिए विशेष मटेरियल और विशेष कालांश निःशुल्क उपलब्ध कराने जा रहा है। इसी की तर्ज पर आज हम पेपर थर्ड यूनिट का पार्ट थर्ड, जो सबसे लेंथी माना जाता है और शायद ही किसी इंस्टीट्यूट्स में या किसी संस्थान में इसको पूरा कराया जाता हो, और कराया भी जाता होगा तो फौरी तौर पर आपको बता दिया जाता हो। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, मैं डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज हूं और मैंने प्रशासन में रहते हुए ये पाया है कि कानून ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट्स है जो आपके लिए भविष्य में लाभदायक हो सकता है। मैं आपसे सबसे पहले आरएस मेंस के जो पार्ट है, आपका पार्ट सी है, उसका लो सेक्शंस की बात करने जा रहा हूं। इस लो सेक्शन में जब मैं देखता हूं तो ये चीजें आपके आती है कि सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो विधि की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है, जिसमें ओनरशिप और पोजीशन के बारे में बताया गया है, पर्सन के बारे में बताया गया है, लाइबिलिटीज के बारे में बताया गया है, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में आपको बताया गया है। ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं साथियों जो आपको बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं और इन अधिकारों और कर्तव्यों के साथ साथ में क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन हम बाद में करेंगे। दूसरा आपका टॉपिक है वर्तमान विधिक मुद्दे। इस वर्तमान विधिक मुद्दों में हम बात करें कि जो कानूनी मुद्दों के रूप में आरटीआई एक्ट है, आपका आईटी एक्ट है, साइबर क्राइम है, इनकी अवधारणा, उद्देश्य और प्रत्याशाएं दी गई है। साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जिनकी कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स और उद्देश्यों के बारे में भी यहाँ स्पष्ट लिखा गया है और स्पेसिफिक कुछ नहीं बताया गया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भी विभाग में कार्यरत होंगे भविष्य में, आरटीआई एक्ट सभी विभागों में काम आता है। आईटी एक्ट जब से ई गवर्नेंस आया है, ऑनलाइन सारा कामकाज हुआ है, तब से आईटी एक्ट भी काफ़ी प्रभावी हो गया है। और साइबर क्राइम, जो जो ई कॉमर्स गतिविधियां हुई है और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग भौतिकवादी प्रवृत्तियों में, विलासिता के युग में साइबर क्राइम्स को बढ़ावा दे रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के रूप में है, लेकिन भविष्य में क्या क्या नुकसान होते हैं, किन किन पब्लिक को नुकसान होता है, इसके बारे में अधिकांश लोगों को पता नहीं है। हम तीसरी बात करें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेंट, कॉपीराइट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, लेआउट, प्लान, ये सारे के सारे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। इन प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में कानूनी तौर पर किसी भी विभाग में आप रहें तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से कानून है और इनका किस प्रकार संरक्षण किया जा सकता है, किस प्रकार इनका दुरुपयोग रोका जा सकता है। ये सारी बातें इसमें आएंगी। अब तीसरा स्पेशली आपका टॉपिक महिलाओं और बालकों से जुड़े अपराधों के बारे में है। इनके बारे में मैं आपसे बात करूं कि इसमें एक तो घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया है, और ये घरेलू हिंसा आपका घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून है। घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून 2005 बताया गया है। इस 2005 में हम जानेंगे कि किस प्रकार से यदि किसी महिला के को सामाजिक, मानसिक या शारीरिक रूप से वायलेंस किया जाता है तो उसके खिलाफ क्या क्या संरक्षण किया जा सकता है। कार्यस्थल पर यौन शोषण के विरुद्ध अपराध कानून 2013 का है, ये भी हमें पूरा पढ़ना चाहिए। और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिसको पोक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं, 2012 का, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चौथा है हमारा बाल श्रमिकों से जुड़े कानून। बाल श्रमिकों से जुड़े हुए कानूनों में आपका बाल श्रम कानून, किशोर न्याय कानून, इन दोनों को सम्मिलित करके 2016 में जो भारत सरकार ने जो कानून बनाया है,
उसमें क्या क्या प्रावधान है, कैसे कैसे, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये ऐसे अपराध हैं, इनका आप प्रशासक के तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर आपको इनका ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप भविष्य में बेहतरीन तरीके से इनका संरक्षण कर सकें। इन कानूनों के विरुद्ध लोगों के या संबंधित पार्टनर्स, एजेंट्स हैं या वर्ग हैं, वल्नरेबल ग्रुप हैं, उनका आप निदान कर सकें। अब लास्ट है आपका माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम है। ये मेंटेनेंस एक्ट है 2007 का, जिसमें ये माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 ये गत वर्ष ही जोड़ा है। इसको मेंटेनेंस एक्ट के नाम से जानते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि आज स्थितियां ये हो गई है कि माता पिता जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका मेंटेनेंस के लिए यदि दावा आता है तो एसडीएम क्या कर सकता है, एक पुलिस अधिकारी की भूमिका क्या होती है, एक सोशल जस्टिस ऑफिसर की क्या भूमिकाएं होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो लास्ट का टॉपिक है, क्योंकि आप सभी लोग RAS बनने के लिए आए हैं साथियों, कोई भी छात्र ये नहीं कहता कि साहब मैं RPS के एग्जाम्स दे रहा हूँ, राजस्थान इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सर्विस के एग्जाम्स दे रहा हूँ, या फिर राजस्थान सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स दे रहा हूँ। सब लोग RS बनना चाहते हैं। तो RS बनना चाहते हैं तो RS की पॉइंट्स मानी जाती है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 और राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955। ये दोनों, यदि वास्तव में आप RS बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि RS में अच्छी रैंक आए हमारी, और जब RS बन जाए तो वास्तव में हम लोगों के लिए काम करें, लोगों के हित के लिए काम करें, तो आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 और टेनेंसी एक्ट 1955 के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। यूथ तो जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, प्रशिक्षण में जाएंगे, तो आपको इन्हीं कानूनों के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगा कि यदि आप इनके बारे में एक जनरल नॉलेज भी इकट्ठी कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपको उस वक्त प्रैक्टिकली कामकाज करने को मौका मिलेगा। और जिस प्रकार से आज रेवेन्यू में जितने भी केसेज हैं, पेंडिंग केसेज है, कोई भी व्यक्ति उन पेंडिंग केसेज पे निर्णय नहीं दे पाता, तो आप डेफिनेटली उस मामलों में निर्णय करेंगे। तो ये बातें हमारे सिलेबस की थी, जिसमें हमने 4 टॉपिक्स के बारे में बात किया। एक तो कानून की अवधारणा के बारे में बात की, दूसरा हमने विधिक कानूनी मुद्दों की बात की, तीसरी हमारे पास में स्त्रियों, बालकों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े अपराध और कानूनों के बारे में बात की, चौथा हमारा लैंड लॉज के बारे में हमने बात की। तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, लेकिन 4 कॉन्सेप्ट्स में दूसरे एग्जाम्स की तरह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें कहीं भी ये नहीं दे रखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की ये धाराएं एग्जाम्स में पूछी जाएगी, या इस प्रकार का IT एक्ट्स में यही बातें पूछी जाएगी, या IPR में आपसे अवधारणा, प्रकार, उद्देश्य तो बता रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि भाई क्या छोड़ा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। इसी तरीके से हम महिला और बालकों की बात करें तो इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। तो मेरा तो सीधा सा मतलब यह है कि जब कुछ नहीं दे रखा तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। और यदि आप यदि पूरा नहीं पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे 3rd पेपर में बच्चों के सबसे कम नंबर आते हैं। लेकिन यदि आप लो अच्छी तरीके से कर लेते हैं साथियों, तो प्रश्न तो बड़े सरल तरीके से पूछे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पिछले साल के प्रश्नों का भी मैं आकलन कराऊंगा कि बिल्कुल पूछा जाता है कि स्वामित्व और कब्जे में अंतर बताइए। आपसे पूछा जाएगा कि सामंड के अनुसार स्वामित्व की परिभाषा क्या है। आपसे पूछा जाएगा अधिकार और कर्तव्य में संबंध स्थापित कीजिए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना क्या होती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में आंतरिक समिति के क्या कार्य हैं। पोक्सो एक्ट में बालक की परिभाषा की क्या दी गई है। बाल श्रमिक कानूनों में क्या परिभाषा दी गई है। ये सारी बातें इसमें है। तो मैं आपको RS का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के बाद में मैं बात करना चाहूंगा कि जो हम आपको टॉपिक टू टॉपिक
तैयार करवाएंगे, उससे तैयार कराने में हमारे पास में एक वो है, सबसे पहला तो है हमारा विधि की अवधारणा। साथियों, ये जो विधि की अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है। इस लॉ में हम आपको बताएंगे कि ये जो कानून किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लॉ है हमारा, लॉ किसे कहा जाता है। और भारतीय संविधान के बारे में आपको पता होगा कि केंद्र राज्य संबंध आपने पढ़ा होगा, और केंद्र राज्य संबंधों में वित्तीय संबंधों के बारे में आप जानते होंगे। आप अनुच्छेद 264 से 300 ए तक आपके वित्तीय संबंध हैं। इस वित्तीय संबंधों में अनुच्छेद 294 से 300 ए तक आपके कानून के बारे में बताया गया है। इस कानून में ये बताया गया है कि केंद्र सरकार के और राज्य सरकार कैसे वाद दायर कर सकती है। सूट के बारे में बताया गया है, सूट सरकार के विरुद्ध दायर किया जा सकता है और नागरिक भी सरकार के विरुद्ध दावा कर सकते हैं। दूसरा इसमें बता रखा है कि आपके वाद के संबंध में हम बात करें, वाद के संबंध में आपका कहा गया है इसमें कि भाई संविदा कैसे की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसके तहत किस प्रकार से किया जाता है। वाद जो दायर होता है वो भारतीय संघ के विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से दायर होता है, और यदि स्टेट के विरुद्ध जारी करना है तो हमें राजस्थान स्टेट, इस तरीके से वाद दायर करना है। इसमें वादी और प्रतिवादी होते हैं। तो कानून के बारे में सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि भाई कानून कैसे डेवलप होता है। तीसरी बात इसमें आपकी बात कही गई है अधिकारों की, देयताओं की, लाइबिलिटीज की, केंद्र सरकार की कौन सी लाइबिलिटीज होगी, कौन से कर्तव्य होंगे, इनके बारे में बताया गया है। चौथी हम बात करेंगे इसमें साथियों कि जब ये अधिकार और कर्तव्यों की बात आती है तो कोई व्यक्ति जिसकी कोई संपत्ति है, वो संपत्ति के अधिकार में, इसमें संपत्ति की बात आएगी, प्रॉपर्टी की बात आएगी। तो प्रॉपर्टी में स्वामित्व किसका होता है, और स्वामित्व के साथ में कब्जा की क्या स्थिति बनती है, ओनरशिप। अब इस ओनरशिप में हम उदाहरण से बात करेंगे कि यदि मैं मकान मालिक हूँ और मकान मालिक हूँ तो मेरे नाम से पट्टा है, तो ओनरशिप मेरे नाम पे है, लेकिन मैंने इसे किराए पे दे दिया है तो ये कब्जा किसी और का हो जाता है, लेकिन ओनरशिप मेरी ही रहती है। तो कभी कभार किसी की ओनरशिप नहीं होती, कब्जा होता है, तो उसके आधार पर हम बातचीत कर सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं बनती है। तो हम विधि की अवधारणा में पहला चैप्टर जो है कानून के बारे में परिचय देंगे, फिर कानून की विशेषताएं देंगे, कानून क्या क्या करता है, कानून के स्रोत कौन कौन से हैं। ये स्रोत संविधान हो सकता है, आपके परंपराएं हो सकती है, रीति रिवाज हो सकते हैं, कितने प्रकार के कानून हैं, स्वामित्व और कब्जे में क्या अंतर है, अधिकार और कर्तव्य की अवधारणा क्या कहती है। इसके बाद में हम परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 15 शब्दों में, 50 शब्दों में आपको उत्तर किस प्रकार से देना है। और लास्ट ईयर के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों की क्या स्थिति रही है। लास्ट ईयर के प्रश्नों की मैं बात बताऊं कि इसमें 15 शब्द और 50 शब्द के प्रश्न आए हैं, 100 शब्दों के प्रश्न अभी तक नहीं आए हैं। तो हमें केवल 15 और 50 शब्दों के प्रश्नों पर ही ध्यान देना है कि किस प्रकार से 15 और 50 शब्द के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की प्रकृति तो साथियों बिल्कुल कॉमन रही है। इस कॉमन रहने के आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसा है वैसा ही पूछा जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता। जैसे इसी अपेंडिक्स के आधार पर, परिशिष्ट के आधार पर मैं बात करूं तो आपसे पूछा जाए कानून किसे कहते हैं, कानून की विशेषताएं क्या हैं, कानून के स्रोत क्या हैं, कानून कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कानून क्या होता है, स्वामित्व और कब्जा में डिफरेंस क्या है, ये सारी बातें आपसे पूछ ली जाती है। अब मैं बात करूं आपसे कि अधिकार और कर्तव्यों की क्या है, परीक्षा उपयोगी में इस तरीके के प्रश्न आए हैं। हमने आपको पढ़ाने के साथ ही हमने कुछ ऐसे प्रश्न भी तैयार किए हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये बनती है। तो दूसरा जो हमारा अध्याय है वो साथियों बेसिकली समकालीन विधिक मुद्दों का है।
समकालीन विधिक मुद्दों में हम बात करें कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इसमें आरटीआई एक्ट है। यदि हम सिलेबस की बात करें तो आरटीआई एक्ट 2005 है, आपका आईटी एक्ट 2000 है, आपका क्या बोलते हैं आईपीआर से जुड़े हुए इश्यूज हैं, आईपीआर इश्यूज हैं। ये 3 चीज़ें आपके सिलेबस में है, लेकिन हमने इसको काफ़ी वृहद आयामों से बनाया है और मैं आपको ये सारे वृहद आयाम यूँ बताना चाहता हूँ कि प्रश्नों की प्रकृति सरल रहेगी, लेकिन आपको भविष्य में यदि आप प्रशासक बनना चाहते हैं और अच्छे प्रशासक बनना चाहते हैं, अच्छे प्रशासक की एक निशानी यही होती है कि वो कानून का ज्ञाता होता है। कहते हैं कानून का कीड़ा आपको बनना है और ये कानून का कीड़ा ही आपको आरएस बनाएगा साथियों, क्योंकि सिलेबस में है। आप मेंस में रट रटा कर चले गए तो आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि आईटी एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, आईटी एक्ट के बाद में भारत के संदर्भ में क्या क्या चेंजेज आए हैं बताइए। आप से पूछ लिया गया कि अभी जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2022 का, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और उसके प्रावधान से क्या क्या चीजें आएंगे। तो ये आप रट रटा के तो पास हो सकते हैं साथियों, लेकिन इंटरव्यू में बड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हमें आज से ही जानना है कि हम कैसे कामकाज करना है। तो साथियों मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आरटीआई एक्ट के इसमें हमने पृष्ठभूमि बताई है, सूचना की प्रकृति, प्राधिकरणों, कौन कौन से प्राधिकरण है, सूचना देने पर क्या रोक लगाई गई है, दंड का प्रावधान, सूचना की प्रक्रिया क्या क्या है, लोक सूचना अधिकारियों का पद सोपान क्या है इसमें, कि लोक सूचना अधिकारी है, प्रथम अपील अधिकारी है या सूचना आयोग के बाद में जो आती है। हम इसमें जानेंगे सीआईसी का गठन कैसे होता है, उसकी शक्तियां क्या है। ये आपके सिलेबस में भी है, आपके प्रीलिम्स में ये सिलेबस में था, एसआईसी आपके प्रीलिम्स में सिलेबस में था और ये मेंस में या थर्ड पेपर में रखा गया है, इसलिए आगे आपके पॉलिटिकल साइंस में इसको नहीं रखा गया है। आरटीआई आंदोलन में कोर्ट की क्या भूमिकाएं रही, क्योंकि आरटीआई को लाने के लिए हमारे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और राजस्थान में तो सेवा नाम का एक संगठन ने काफ़ी भूमिका अदा की है। इन सब के बारे में हम बताएंगे कि आरटीआई किस प्रकार हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है और एक जनता के लिए आज एक आरटीआई पारदर्शिता, शुचिता और त्वरितता लाने में या भ्रष्टाचार को समाप्त करने में किस प्रकार से इसने मदद की है, ये हम आरटीआई एक्ट के बारे में जानेंगे। अब दूसरा हम कानून की बात करें, आईटी एक्ट 2000 है साथियों। ये आईटी एक्ट 2000 से तो यूं समझिए 2 चीजें महत्वपूर्ण रूप से हम जान पाते हैं आईटी एक्ट आने से। सबसे पहली बात तो है कि शासन में ई गवर्नेंस आया है, शासन में ई गवर्नेंस। दूसरी बात यह है कि बिजनेस में ई कॉमर्स की सुविधा प्राप्त हुई है। तो इन चीजों को आप समझिए कि जो आईटी एक्ट है हमारा, इस आईटी एक्ट से ई गवर्नेंस की अवधारणा साकार हुई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यदि आप प्रशासन में जाना चाहते हो, शासन में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हो, तो आपको आईटी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके हमने शुरुआत में प्रस्तावना और परिभाषा दी है और डिजिटल सिग्नेचर डीएससी और ई सिग्नेचर्स में हमने अंतर बताया है, क्योंकि ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स दोनों इनके बिना अधूरे हैं। आज कहीं भी किसी भी विभाग में यदि प्रामाणिकता की बात आती है तो डिजिटल सिग्नेचर, ई सिग्नेचर ही काम आते हैं। ई गवर्नेंस के बारे में हमने बताया कि शासन में जो ऑनलाइन की प्रक्रिया हुई है किस प्रकार से हुई है, जो शासन में जो वेबसाइट्स पे जो रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं उन पर क्या स्थितियां बनी हैं, उन चीज़ों की हम बात करेंगे। अब हम बात करें कि ई रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर को सिक्योर करने के संबंध में है ये। तीसरी हम बात करें कि इसमें हमने वेरीफाइंग अथॉरिटी के बारे में बताया गया है, उनका रेगुलेशन किस प्रकार किया जाता है, डीएससी सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त होता है, सब्सक्राइबर जो ई गवर्नेंस या ई कॉमर्स सुविधाएं देता है तो सब्सक्राइबर की क्या ड्यूटीज है, क्या क्या पनिशमेंट और कंपनसेशंस दिए जाते हैं। तो ये टॉपिक्स और अपराध, क्राइम एंड पनिशमेंट, ऑफेंस एंड पनिशमेंट, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। और यदि आप साइबर मामलों में के जो अधिकारी हैं उनके निर्णयों से खफा है तो आप ट्रिब्यूनल में कैसे जा सकते हैं, कौन होगा ट्रिब्यूनल, किस तरीके से होगा, और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी आपको दे रहे हैं वो किन किन क्षेत्रों में
रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इन सब के बारे में इसमें कहा गया है। और आईटी एक्ट 2008 को काफ़ी एम्पावर्ड किया गया है, ये बात में इसमें है, तो इसको भी हम देखेंगे। आईटी एक्ट से जुड़े हुए जो नियम है हमारे, चाहे इंटरमीडिएटरी नियम हो, चाहे डिजिटल नियम हो, सोशल मीडिया के नियम हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबके नियम, और अभी जो फिलहाल 2021 में जो नियम आए हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे किस प्रकार से ये कामकाज करते हैं। अब हमने कुछ साइबर क्राइम के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है कि इसकी अवधारणा क्या है, उद्देश्य क्या है, परिप्रेक्ष्य। साइबर से जुड़ी हुई जो शब्दावली 15 शब्दों में आपसे पूछी जा सकती है, इनके बारे में हमने चर्चा की है। साइबर सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, चाहे बुडापेस्ट कन्वेंशन हो, चाहे वियना कन्वेंशन हो, इन कन्वेंशंस के बारे में भी हम जानेंगे और क्या क्या फायदे हुए हैं, भारत सरकार ने साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। सोशल सिक्योरिटी से जुड़े हुए कौन कौन से इश्यूज हैं, उन इश्यूज के बारे में हम जानेंगे। और जो डिजिटल पर्सनल डाटा सिक्योरिटी कानून है 2022 का, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इसकी विशेषताएं बताइए। ये 50 शब्दों में आपसे आरएस में पूछा जाएगा इस बार, तो इसको भी हमें देखना है। तो इसमें भी हमें ये देखना है कि पूरा कानून तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन बेसिक्स बातें आपको पता होनी चाहिए। आपने वैसे तो करंट अफेयर्स में इसको पढ़ ही लिया होगा। अब ये साइबर सिक्योरिटी नीति है, पॉलिसी है 2013 की, और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति है 2019 की। इनके बारे में भी हम जानेंगे कि किस प्रकार कामकाज करती है। तो कुल मिलाकर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आईटी एक्ट और आरटीआई एक्ट दोनों ही प्रशासन में शुचिता, पारदर्शिता और त्वरितता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये ई गवर्नेंस को बढ़ावा देते हैं, ये भ्रष्टाचार की समाप्ति करके सच्चरित्रता को बढ़ावा देते हैं, और ये प्रशासन में नैतिकता लाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुए हैं। अब तीसरा हम बात करें कि आईपीआर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। साथियों, ये एक हमारी प्रॉपर्टी है, बुद्धि की क्षमता है। इस बुद्धि की क्षमता को यदि किसी नकलची द्वारा कॉपी कर लिया गया, किसी नकलची द्वारा दुरुपयोग कर लिया गया, तो आपके क्या क्या अधिकार होंगे, आप किस तरीके से इन पर कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो हमें जाननी चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि हम लेखन कार्य कर रहे हैं, तो कॉपीराइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप कोई शोध किया है, आपने इन्वेंशन किया है, तो पेटेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप ने कोई लोगो बनाया है, आपने कोई मोटो बनाया है, तो आपका ट्रेडमार्क हो जाता है, तो ट्रेडमार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कोई डिजाइन बनाया है, तो ये डिजाइन बहुत मायने रखता है साथियों, इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो ये इंडस्ट्रियल डिजाइन की कोई कॉपी नहीं करे, तो ये आपका एक अधिकार है। तीसरा हम बात करें इसमें, तीसरा हम बात करें इसमें कि हमारे पास में जीआई रजिस्ट्रेशन है हमारा। किसी भौगोलिक क्षेत्र में कोई ऐसा प्राकृतिक उत्पाद या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनती है जिसकी बड़ी नाम है, उसको भौगोलिक क्षेत्र में पहचान बनाने के लिए जीआई रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो उसकी क्या भूमिका है। तो हमने इसको दो भागों में बांटा है। एक तो कॉपीराइट संबंधी अधिकार है, जिसमें आपके गायन से जुड़ी हुई, वादन से जुड़ी हुई, लेखन से जुड़ी हुई गतिविधियों को हमने शामिल किया है। गायन, वादन, लेखन, ये गतिविधियां आपके काम आती है। दूसरा, औद्योगिक संपत्ति संबंधी में हमने ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट और जीआई रजिस्ट्रेशन को शामिल किया है। तो 2016 की आईपीआर पॉलिसी पहली बार देश में आई, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी विशेषताओं को बताइए, तो ये विशेषता आपसे पूछी जा सकती है। और जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, इस एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए ये बौद्धिक संपदा से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज तो इनके प्रति काफ़ी सतर्क हैं, जागरूक है, संवेदनशील हैं, लेकिन छोटे उद्यम इसके लिए जागरूक नहीं है। तो हमें ये प्रशासन के तौर पे जानना है। जैसे मैं इंडस्ट्रीज में ऑफिसर हूँ, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि जो उद्यमी हैं, छोटे छोटे उद्यमी हैं, एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, उनको इनके बारे में जानकारी कराएं, इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में बात करें, ये सारी बातें हम कर सकते हैं।
तो ये बातें हमारे पास में होना चाहिए। दूसरा, ये देश में बहुत सारे कार्यालय हैं। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार से कलकत्ता में है, आपके चेन्नई में है, आपके बम्बई में है। तो इन कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। तो इस रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं तो इसमें किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होते हैं, इनकी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। और यदि आप पूरे विश्व में इनका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपना गुणवत्ता या ट्रेडमार्क का बनाना चाहते हैं, तो वीपो ने एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कामकाज करती है। उसकी प्रमुख संधियां है जिनेवा संधि है, मैड्रिड संधि है, हेग संधि है। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे साथियों आपको कि किस प्रकार से ये कामकाज करते हैं। अब हम सबसे बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस में तो कुछ दे नहीं रखा और ऐसे तो आप कुछ भी पढ़ लीजिए, जो भी आपके जो गार्जियंस हैं, आपके जो संरक्षक हैं, आपके जो ट्यूटर हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, जो बता देते हैं, उनको हम मान सकते हैं कि भाई वो बता रहे हैं तो अच्छा बता रहे हैं। लेकिन मैं तो सिलेबस की महिमा के बारे में बात करना चाहूंगा कि सिलेबस की महिमा अपार है। इस अपार महिमा के आधार पर भी हम पेटेंट एक्ट 1970 की बात कर रहे हैं साथियों। इस पेटेंट एक्ट में हम जानेंगे कि 1970 में पेटेंट एक्ट लागू होने से पहले देश में 1911 का पेटेंट एक्ट ब्रिटिश काल में किस प्रकार से कामकाज करता था, पेटेंट होता क्या है, इसकी अवधि कितने साल की होती है, कैसे इसका संरक्षण किया जाता है, कौन कौन से इसके कार्य क्षेत्र हैं, कौन सी चीजें पेटेंट के लिए अयोग्य हैं। और आप देश के पेटेंट के अलावा आप इंटरनेशनल प्रोटोकॉल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नोबेल पुरस्कार मिले मुझे उस किसी विषय विशेष पर या शोध पर, तो आप इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स में आप जा सकते हैं। पेटेंटों के बहुत सारे प्रकार हैं, उनकी प्रक्रियाएं हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। इसमें कौन कौन से व्यक्ति पात्र हो सकते हैं, इनको जानेंगे। पेटेंट की प्राप्ति कैसे की जाती है, कितने प्रकार के पेटेंट्स हैं, पेटेंट से जुड़े हुए विवाद जो इंटरनेशनल स्तर के हैं, नेशनल स्तर के हैं, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। बिल्कुल करंट डायमेंशन में हमसे बात करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम ट्रेडमार्क की बात करें साथियों, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का है। इसमें अर्थ क्या होता है ट्रेडमार्क, लोगो कैसे बनता है, आपकी पहचान जो है, आपका बोलते हैं ब्रांडिंग, ब्रांडिंग साथियों ट्रेडमार्क का ही कराता है। ये ट्रेडमार्क का ये लोगो, ये आपका मोटो, ये आपको होता है। तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं, कितने प्रकार के ट्रेडमार्क है, टीएम लिखने से क्या होता है, आर लिखने से क्या होता है, सी लिखने से क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और कौन कौन से विवाद है ट्रेडमार्क का, के जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े बिजनेस केवल ट्रेडमार्क का में पिछड़ जाने की वजह से अपने कारोबार को बंद करना पड़ा, उनकी स्थितियां बेकार हो गई। उन चीज़ों को देखेंगे हम। इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट की बात करेंगे कि जो एक डिजाइन है, जैसे नट का भी जो बोल्ट बनता है साथियों, यदि हम नट बोल्ट की बात करें, छोटी सी बात होती है नट बनाना, या नट की भी डिजाइन का भी जो बनाई गई है वो डिजाइन सो एंड सो कंपनी ही बना सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, वही चीज़ें जानेंगे जो ट्रेडमार्क में है। जीआई रजिस्ट्रेशन है 1999 का, उसका कौन कौन से हैं, तो जीआई और ट्रेडमार्क का में क्या अंतर है, आपके कौन सी प्रक्रिया है, अभी हाल ही में कौन कौन से जीआई के उत्पाद मिले हैं। कॉपीराइट एक्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि कॉपीराइट एक्ट 1957 का, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, क्या अर्थ है, लेखन कार्य में, वादन कार्य में, संगीत कार्य में, इंस्ट्रूमेंट्स में किस प्रकार से आपको कॉपीराइट्स दिया जा सकता है। इसमें हमने 4 चीज़ों में अंतर बताया है, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट और प्राइवेसी में क्या अंतर है। क्योंकि एक ट्रेड सीक्रेसी भी है साथियों। क्योंकि बात ये आती है कि आप कोई उत्पाद बना रहे हैं, कोई उत्पाद बना रहे हैं, तो कोई दूसरा उस उत्पाद की कॉपी न कर ले, उसकी प्रक्रिया को न जान ले, इसलिए ट्रेड सीक्रेसी होता है। ट्रेड सीक्रेसी के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, लेकिन हमारा जो इंडियन ऑफिशियल एक्ट है, ऑफिशियल एक्ट 1923 का, उसके तहत ट्रेड सीक्रेसी में कार्रवाई कर दी जाती है। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन सी पंजीयन प्रक्रिया कॉपीराइट्स की क्या होती है, क्या फीस है उसकी, किस प्रकार से आवेदन किया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति कॉपीराइट नहीं कर रहा था, ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति ने ये नोट्स बनाया, जैसे यूँ समझ लीजिए कि मैंने ये एक अपेंडिक्स दिया है, परिशिष्ट दिया है आपको, उस परिशिष्ट की कॉपी
को मैंने अभी तक कॉपीराइट्स नहीं कराया, लेकिन ये मेरा है, ओरिजिनल मेरे पास में है, सारी चीजें मेरी है, और हूबहू किसी ने छाप दिया, उसके एक या दो पैरे भी आपने किसी ने छाप दिया, तो उसके खिलाफ भी मैं बिना कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के कार्रवाई कर सकता हूँ। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रशासक बनेंगे ना साथियों, जब प्रशासक बनेंगे तो आपके पास में शिकायतें आएंगी। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर के बाद में आपके खिलाफ आता है कि साहब मैं एक लेखक हूँ, लेखक होने के नाते मेरे 2 पैराज की कॉपी कर ली गई है, तो आप हंसेंगे, आप दांत निकालेंगे, तो ये एक सबसे बुरी बात है कि आप किस प्रकार की बातें कर रहे हो। तो ये एक बुरा असर पड़ेगा कि आप ऑफिसर होने के बावजूद भी नहीं जानते कि आपको क्या करना है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कॉपीराइट्स की यदि शिकायतें आती है तो उसका समाधान आपको किस प्रकार से करना है, और संजीदगी संवेदनशीलता किस प्रकार से दिखानी है, और कॉपीराइट्स के नियम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और यदि कॉपीराइट्स में एक संगठन बना हुआ है, एक सोसाइटी बनी है, उस सोसाइटी में क्या क्या सदस्यता आप कैसे ले सकते हैं, ये सोसाइटी है साथियों जो पूरे देश में नजर रखेगी कोई व्यक्ति आपके लेखन की, आपकी रचनात्मकता की, आपके बौद्धिकता की चोरी तो नहीं कर रहा। आजकल एक इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इसका भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसका कॉपीराइट से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए ISBN कराना भी काफ़ी मायने रखता है। इसकी भी प्रक्रिया के बारे में हम बताएंगे, और ज़्यादातर इसके जो प्रश्न आए हैं 15 और 50 शब्दों के आए हैं, और बड़े प्रश्नों की प्रकृति काफ़ी सरलता लिए हुए है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप पढ़ाई पूरे अच्छे मनोयोग से कीजिए। यदि कुछ भी दाएं बाएं भी या टिपिकल भी सवाल पूछ ले जाते हैं तो आपको इसका उत्तर आना चाहिए। अब हम बात करते हैं महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के विरुद्ध कौन कौन से अपराध होते हैं, उनका निवारण कैसे होता है। सबसे पहले हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम है 2005 का। इस में हमने बताया कि इसका अर्थ क्या है, कानून में क्या प्रकार बताए गए हैं, मुख्य विशेषताएं क्या हैं, हिंसा के कारण हिंसा का प्रभाव, संरक्षण अधिकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे इसमें, तो ये चीजें इसमें बताई गई है। एडवाइजर्स की नियुक्ति कानून में किस प्रकार से की जाती है, वो जो विक्टिम्स है, पीड़िता है, उसके क्या क्या अधिकार है, न्यायालय ने कौन कौन से आदेश अभी पारित किए हैं, और क्या क्या जुर्माना और सजा का प्रावधान इसमें दिया जा सकता है। घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मैटर्स में हम बात करेंगे। इसके जो प्रश्न आए हैं ज़्यादातर परिचय से जुड़े हुए प्रश्न है, शब्दावली से जुड़े हुए प्रश्न है, कभी कभार इनकी जो समिति है, आंतरिक समिति के बारे में भी, कार्यों के बारे में पूछा गया है। सॉरी, ये उसमें है आपके पॉक्सो एक्ट में है, लेकिन घरेलू हिंसा के जो प्रकारों में जो शारीरिक हिंसा है, मानसिक हिंसा है, इन हिंसा के बारे में पूछा गया। शारीरिक और मानसिक हिंसा के बारे में सवाल पूछे गए हैं। मानसिक हिंसा। अब हम बात करते हैं कार्यस्थल पर यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार अधिनियम 2013 का है साथियों। हालांकि 98 में विशाखा गाइडलाइंस के रूप में आ गया था, तो कभी कभार एग्जाम्स में विशाखा गाइडलाइंस का संबंध किससे है, सुप्रीम कोर्ट्स ने विशाखा गाइडलाइंस में क्या किया है। आप ऑफिसर बनेंगे, ऑफिसर बनने के बाद में आपके पास में ये चीजें रहेंगी कि यदि कोई महिला है तो महिला कर्मचारी है तो उसके क्या अधिकार हैं, क्या सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। कौन सी समिति है जो जांच करती है, शिकायत महिला कहाँ कर सकती है, क्या क्या जुर्माना और दंड का प्रावधान किया गया है, यदि जांच लंबित है तो उसको क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, झूठी शिकायतें दर्ज होती है तो महिला के विरुद्ध क्या शिकायत, क्या कार्रवाई की जा सकती है। इसमें एम्प्लॉयर की ड्यूटी भी बताई गई है कि एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या होती है। काफ़ी सख्त कानून है, सख्त के साथ में ये भी कहा गया है कि कहीं शिकायतें झूठी न हो, इसलिए यदि ऐसी शिकायतें आती है तो गंभीर इशू बनता है आपका, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं माता पिता और वरिष्ठ जनों के कल्याण से जुड़े हुए मैटर में मेंटेनेंस एक्ट के बारे में बात करेंगे कि मेंटेनेंस एक्ट में यदि कोई 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति है जिसके बच्चे उसका पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तो आप मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं SDM कोर्ट में और एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल्स का एक गठन किया गया है, मेंटेनेंस से जुड़े हुए आदेश की बात कही गई है, मेंटेनेंस ऑफिसर की नियुक्ति के बारे में कहा गया है, और तब भी नहीं होता है तो वृद्धाश्रमों की स्थापना का प्रावधान भी इस मेंटेनेंस एक्ट में कहा गया है।
और जो बच्चे हैं उनको चिकित्सकीय सहायता, जीवन व संपत्ति की रक्षा के बारे में, अपराध के दंड और जुर्माना, ये सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। अब हम बात करते हैं बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध कानून 2013 के, जिसको हम पोक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं। इस पोक्सो एक्ट में 2019 में जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि पोक्सो से जुड़ी हुई शब्दावलियों के बारे में हमें जानना है। फिर पीड़ित बच्चों को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, क्या दायित्व हैं, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के इसमें क्या दायित्व है, यदि कोई अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करता है तो क्या क्या दंड दिए जा सकते हैं, यदि कोई अपराध के लिए उकसाने का प्रयास करता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है, मामलों की रिपोर्ट की प्रक्रिया क्या है, बालकों के बयानों को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्या बताई गई है, विशेष न्यायालयों का गठन, पोक्सो कोर्ट जिसे हम कहते हैं, पोक्सो कोर्ट में क्या स्थितियां हैं, जो हमारे डीजे कोर्ट है, डीजे कोर्ट को पोक्सो कोर्ट का दर्जा दिया गया है, तो ये किस प्रकार से कामकाज करते हैं। अब हम बात करते हैं बाल श्रम उन्मूलन कानून 1986 के साथियों। ये 1986 का जो कानून है, ये सबसे बड़ी बात है चाइल्ड लेबर के। इस चाइल्ड लेबर के बारे में हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 24 किस प्रकार से कामकाज करता है और बाल मजदूरी के क्या कारण हैं, जो एनसीएलपी है उस प्रोजेक्ट्स में किस प्रकार की बातें कही गई है, बाल श्रम के दुष्प्रभाव क्या है, और इसमें जुवेनाइल जस्टिस से जुड़ी हुई बातें भी हैं साथियों। जुवेनाइल जस्टिस, इस जुवेनाइल जस्टिस में क्या अर्थ और उद्देश्य बताए गए हैं, किशोरों के अपराध से जुड़े कानून कौन से हैं, बाल श्रम और किशोर न्याय के बारे में जो 2016 का कानून है उसके बारे में आपको सही ढंग से पढ़ना है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई शब्दावली और जो कौन कौन से व्यवसाय हैं जिसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को नियोजन प्रक्रियाओं में प्रतिबंध लगाया गया है कि नियोजन नहीं कर सकते खतरनाक कार्यों में, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी किसी भी कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता। यह बातें इस कानून में कही गई है। इसमें कार्य कौन कौन सी वर्क कंडीशंस होनी चाहिए यदि बच्चों से काम कराते हैं तो, यदि घर में काम कराते हैं तो क्या स्थितियाँ होती है, और उनके बारे में बालकों और किशोरों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से कैसे समझाया जा सकता है, बालकों के शिक्षण को प्रभावित किए बिना परिवार की सहायता वो कैसे कर सकते हैं, 3 घंटे का रेस्ट है, यदि किसी मूवी में काम कर रहा है बच्चा तो मूवी में कार्य करता है तो उस बच्चे के क्या अधिकार हैं, और जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो किस किस अधिकारों का पालन करता है, और इनके लिए स्पेशल एक फंड बनाया गया है रिहेबिलिटेशन के लिए, तो वो फंड कौन सा है। इससे कानून में ये बताया गया है कि एक डीएम है उसका कर्तव्य क्या क्या है, और निरीक्षक के भी, जो श्रम निरीक्षक है, इसमें बेसिकली श्रम निरीक्षक है, लेबर इंस्पेक्टर है तो लेबर इंस्पेक्टर के क्या क्या ड्यूटीज बताई गई है, तो ये सारी बातें इसमें कही है। तो तीसरा अध्याय में काफी वृहदता लिए हुए है, जिनको मैं एक एक बारे में, एक एक टॉपिक्स के बारे में, एक एक पॉइंट्स के बारे में अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। अब लास्ट टॉपिक्स है आपका साथियों, राजस्थान में भूमि सुधार कानून। इसमें भूमि सुधार कानूनों में हम बात करें कि राजस्थानी काश्तकारी कानून है इसमें साथियों। इस काश्तकारी कानून में हम बात करें तो 1955 का कानून है ये टेनेंसी एक्ट। इस टेनेंसी एक्ट की जो बात है वो लैंड रिफॉर्म्स के दौरान आई है साथियों। इस लैंड रिफॉर्म्स में हमें जानना है कि ये पृष्ठभूमि कैसे बनी, नवी अनुसूची से इसका क्या संबंध है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि एक बार बड़े प्रश्न ये पूछा गया था कि राजस्थान काश्तकारी कानून की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसमें शब्दावली बहुत मायने रखती है, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट ईयर वो शब्दावलियों से जुड़े हुए हैं। खुद काश्त क्या होता है, काश्तकार की श्रेणियां क्या है, भूमि का हस्तांतरण कैसे किया जा सकता है, रेगुलेशन कैसे होता है, यदि कृषि भूमि का आप गैर कृषि उपयोग करने जा रहे हो तो आपको कहाँ से परमिशन लेनी होती है, जिस उद्देश्य के लिए जो भूमि आवंटित की गई है उसके इतर काम करते हो तो आपका किस प्रकार से रद्द किया जा सकता है, सरेंडर, भूमि का सरेंडर कब किया जा सकता है, आप परित्याग कब कर सकते हैं, कब अवसान हो जाता है, ये सारी बातें इसमें कही गई। इजारेदार और ठेकेदार की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, राजस्व न्यायालयों के प्रक्रिया के बारे में बताया कि रेवेन्यू कोर्ट किस प्रकार से कामकाज करते हैं, और काश्तकारों की कितने प्रकार की श्रेणियां हैं इस कानून में हैं, और ये एक तहसीलदार से लेकर डिविजनल कमिश्नर और रेवेन्यू बोर्ड में आप जाते हैं तो उन सब के लिए कानून बहुत मायने रखता है। अब हम बात करते हैं आला एक्ट की, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट।
ये लैंड रेवेन्यू एक्ट तो यूँ समझिए पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सभी की नींव है। और इंडस्ट्रीज में भी ये काम आता है, एग्रीकल्चर में भी तो ये काम आता ही है। तो इसमें हम रेवेन्यू बोर्ड के बारे में जानेंगे, रेवेन्यू कोर्ट्स के बारे में जानेंगे, जब कोई दावा कर किया जाता है तो कैसे दावा किया जाता है, रेफरेंस कैसे लिया जाता है, अपील कैसे की जाती है, रिव्यू कैसे लगाया जाता है, रिवीजन प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है, सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। सर्वे, जब लैंड का सर्वे होता है तो कैसे किया जाता है, इसके रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं, और यदि कोई वाद हो जाए तो सेटलमेंट्स की कार्रवाई कैसे होती है, राजस्व की वसूली कैसे की जाती है, ये सारी बातें आपके लैंड रेवेन्यू एक्ट में साथियों। तो इन सब के बारे में हम बताएंगे। और पिछले साल के प्रश्नों की स्थिति हम देखें तो बिल्कुल कॉमन सवाल हैं, उन सवालों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो कल से हम जो पहला टॉपिक है हमारा कानून की अवधारणा, उस कानून की अवधारणा के बारे में हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से कानून क्या होता है, कानून की विशेषताएं क्या होता है, स्रोत प्रकार क्या है, इन सबको कल से हम नियमित रूप से देखेंगे। ये केवल एक मात्र यूँ समझिए कि प्रियम्बल था, प्रस्तावना थे, और एक परिचय था, संक्षिप्त परिचय कानून के बारे में जो मैंने आपको बताया। और आपको तैयारी का लेवल इसी प्रकार से बनाए रखना है। आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कानून पढ़ा जाता है, और बिल्कुल सरलता से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद।